इस क्लास में हम लोग एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर खाली एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म में इनमें चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों हो सकते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब जैसे हो गया पेंट-1 और पेंट-2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पोजीशन चेंज हो गई, और उसी यहाँ पर 3-मिथाइल-ब्यूट-1 जो है वो उसका चेन आइसोमर हो गया। वो पेंट-1 में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था वहीं पर है, लेकिन बस चेन तोड़ करके एक मिथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पे लगा दिया गया। अब ये क्या है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स करेस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज। ठीक है, तो जो फिफ्थ मेंबर हो जाएगा वो C6 वाला हो जाएगा, बिकॉज C1 वाला मेंबर नहीं होता, तो C2 से शुरू हो रहा है, तो C6H10 के अलग अलग आइसोमर लिखने हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने कुछ कॉमन नेम भी दे दिए इन एल्काइंस के। ठीक है, तो बेसिकली जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH उसको एसिटिलीन बोलते हैं, जो इथाइन है उसको एसिटिलीन बोलते हैं, और एसिटिलीन का मतलब बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप के लिए की तरह देखते हैं उसको। तो उसके ऊपर एक तरफ मिथाइल लगेगा तो प्रोपाइन का नाम मिथाइल एसिटिलीन, ब्यूट-1 का नाम इथाइल एसिटिलीन, और ब्यूट-2 का नाम डाई मिथाइल एसिटिलीन लोग कह देते हैं। ठीक है, खैर इन्होंने नीचे आइसोमर बना दिए, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है कि 13.6 में देखें तो जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, जिनका पीछे की तरफ एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, और आपस में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और उसके अलावा दो परपेंडिकुलर एक्सेस जो हैं, तो टिपिकली हम लोग जेड एक्सेस लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। ठीक है, तो px और py जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, और 2px आपस में जोड़ करके और 2py आपस में जोड़ करके दो पाई बॉन्ड बना ले रहे हैं। ठीक है, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 823 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, जो कि C डबल बॉन्ड C की 681 और C सिंगल बॉन्ड C की 348 के बराबर है। लेकिन अगर हम देखें तो जो पाई बॉन्ड है वो रिलेटिवली उतने स्ट्रांग नहीं है। जैसे अगर सिग्मा बॉन्ड 348 का था, तो अगर इक्वली स्ट्रांग होता तो पाई बॉन्ड करीब 1050 के आसपास का होता। 350 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ट्रिपल बॉन्ड 1050 के आसपास का होता, लेकिन 3 पाई मतलब 2 पाई और एक सिग्मा मिलकर खाली 823 कर रहे हैं। इसका मतलब जो बाद वाले बॉन्ड बन रहे हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये एल्कीन और अल्काइन आसानी से दे देते हैं। जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर है, जो कि उससे जो CC सिंगल बॉन्ड था 154 था, और इसके बाद C डबल बॉन्ड का 134 है, तो और छोटी होगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू कार्बन एटम है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, वो चारों तरफ सिलेंडर जैसा बना लेता है। ठीक है, और लीनियर मॉलिक्यूल एक बेकार बात है। हाँ, ये अपने क्या कहते हैं, जो पाई 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 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी तो फ्री रोटेशन इजीली करेगी कि नहीं करेगी ये वाली? भैया इसमें रोटेशन होगा नहीं, लेकिन रोटेशन ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखो क्या हो रहा था, जब एल्कीन में हम लोग बात कर रहे थे तो मेरे पास दो ग्रुप इधर निकले थे, दो उधर निकले थे। तो मान लो मेरे पास ब्यूट-2 थी, तो मेरे पास सवाल था कि क्या दोनों मिथाइल एक तरफ हैं या दोनों मिथाइल ऑपोजिट हैं। लेकिन यहाँ पे लीनियर ही है, तो दोनों अगर मान लो ब्यूट-2 को देखें तो दोनों मिथाइल सीधे ही बाहर निकले हुए हैं, तो रोटेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, लेकिन उस रोटेशन ना होने से, क्योंकि लीनियर चीज़ है ना, सब चीज़ें एक्सिस पे ही हैं, तो रोटेशन होने या ना होने से कोई डिफरेंस भी नहीं होगा। अगर हो भी जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन कोक के साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO बना लेता है। अब जो कैल्शियम कार्बाइड है इसमें Ca2+ आयन और C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, जिसके दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब C- ट्रिपल बॉन्ड C- होता है। तो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो एसिटिलीन के ही दोनों H+ निकाल दिए जाएं तो जैसी चीज़ बनेगी वैसा ही आयन कार्बाइड आयन होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कार्बाइड आयन को जब वाटर से ट्रीट करते हैं तो वाटर का H+ ले लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और C2H2 बना देगा। ठीक,
दूसरी बात उन्होंने कही कि विसिनल डाई हैलाइड्स जो हैं, ठीक है, जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन लिया, ठीक है, तो जो विसिनल डाई हैलाइड्स हैं उनको मैं पहले एल्कोहलिक KOH से जब ट्रीट करूंगा तो एक Br बगल वाले हाइड्रोजन के साथ, जैसे ये वाला लेफ्ट वाला Br है तो राइट में जो ऊपर हाइड्रोजन निकला है उसके साथ मिलकर के एल्कीन बना लेगा, ठीक है, तो ये ब्रोमो एल्कीन होगी, मतलब अभी भी एक Br और एक H लगा हुआ है, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH बहुत अच्छा रिएजेंट नहीं है, तो खाली एक ही पाई बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड बन गया इसको मैं NaNH2 के साथ ट्रीट करूंगा तो वो NaNH2 दूसरा NH2 माइनस जो है वो दूसरा HBr भी खींच लेगा, ठीक है। KOH उतना अच्छा बेस नहीं है, NH2 माइनस और भी दमदार बेस है क्योंकि अमोनिया और भी रद्दी एसिड है, ठीक है ना, KB की नज़र से देखें तो NH2 माइनस एक और HBr ले लेगा जो कि ऑब्वियसली NaBr और अमोनिया बना देगा और यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक। तो ये पार्ट 2 स्टेप में करना है, ये ध्यान देना, पहले एल्कोहलिक KOH से एल्कीन और फिर NaNH2 से एल्काइन। भैया पहला वाला तो एंटी होगा, मैंने बताया था, ये एडिशन नहीं है, एलिमिनेशन है, ठीक है ना। दूसरे वाले में सिन है या एंटी है मुझे पता नहीं, ठीक, मतलब ये जो राइट वाला Br है ये नीचे वाला हाइड्रोजन पिक कर रहा है या ऊपर वाला हाइड्रोजन कर रहा है मुझे नहीं पता है, ठीक। इंटरेस्टिंगली इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो लीनियर ही बनेगा, तो चाहे सिन एडिशन हो चाहे एंटी एडिशन हो एक ही सी बात होगी, पर मुझे नहीं पता। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन के बारे में कह रहे हैं कि वो एल्केन और एल्कीन जैसी ही हैं, पहले 3 मेंबर गैस हैं, उसके बाद अगले 8 लिक्विड है, उसके बाद सॉलिड है, ठीक है। सारी एल्काइंस कलरलेस होती हैं। इथाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, उसके बाद वाले लोग ओडरलेस हैं, ठीक है। ये क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड C पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए दे आर वीकली पोलर इन नेचर, ठीक है। दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिसिबल विद वाटर बट सॉल्युबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। मेल्टिंग इन पॉइंट और डेंसिटी वगैरह जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन की बात करते हैं और टू बी प्रिसाइज टर्मिनल एल्काइन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, इन्होंने रिएक्शन दिया 13.59, उसमें जो पीछे जो बात लिखी थी मैं बोल दूंगा। इसमें क्या किया, इथाइन को सोडियम से ट्रीट किया तो सोडियम ने हाफ हाइड्रोजन साइड करके सोडियम इथाइनाइड बना दिया, यानी कि जो इथाइन है उसका H+ आयन देने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर हो गया। उसका कारण इन्होंने ये बताया कि जो sp3 कार्बन है उसमें खाली 25% S है, sp2 में 33% S है और sp कार्बन में 50% S है। तो जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं, इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो H+ मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो H+ बनाना आसान होता जाएगा। तो ऐसा एसिड नहीं है कि पानी में H+ और दे दे, लेकिन ऐसा एसिड है कि सोडियम को H+ दे दे, ठीक है। सोडियम को H+ देना आसान है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा हुआ है, ठीक है ना। और फिर अगर और सोडियम के साथ ट्रीट करोगे तो दूसरा H+ भी निकल जाएगा और डाई सोडियम इथाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो सोडियम का एमाइड है, ठीक, सोडामाइड जिसको कहते हैं NaNH2, इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो CH है और उधर NaNH2 है, तो कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन ले लेगी और C- Na+ बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि दीज रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय एल्कीन्स एंड एल्केन्स, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। तो कोई हाइड्रोकार्बन है वो बेयर्स रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट ना करे तो वो एल्केन है। अगर वो बेयर रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए इसका मतलब अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड होने के साथ साथ ये रिएक्शन भी देने लगे, जैसे सोडामाइड के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो एल्काइन है। अब इसमें एक छोटी सी समस्या ये है
कि ये जो रिएक्शन थे ये खाली सी एच बॉन्ड ही दे सकता है। तो जो टर्मिनल एल्काइन होती है, टर्मिनल एल्काइन मतलब इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी बिल्कुल एंड पे लगा होता है, वो तो ये रिएक्शन देती हैं। लेकिन सपोज करो ये कह रहे हैं व्हाट अबाउट द अबव रिएक्शन विद ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। तो ब्यूट 1 आइन एक सोडियम रिप्लेस कर देगी बिकॉज का एक एंड पे CH है, लेकिन ब्यूट 2 आइन रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो तो बीच में है और कार्बन कार्बन बॉन्ड तो तोड़ ना पाओगे। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड वाला उससे कम होगा और सिंगल बॉन्ड वाला सबसे कम होगा। इधर सी ट्रिपल बॉन्ड मतलब इथाइन जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जो प्रोपाइन है उससे कम है। क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू कर रहे हैं, आगे जाकर बार बार पढ़ेंगे। किसी चीज़ का एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं? मेरे पास H है, इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन खींच ले तो H प्लस रिलीज कर देगा। अब अगर इस ग्रुप पे पीछे से इलेक्ट्रॉन डोनर लगा देंगे, यानी कोई दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी पुअर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो तुमने एक मिथाइल लगा दिया तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी को मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने लगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से अब उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो एसिडिटी घट जाएगी। और वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते, जैसे मान लो क्लोरो लगा देते, तो क्लोरो इलेक्ट्रॉन और खींचने लगता, तो एसिडिटी बढ़ जाती। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि जो ब्यूट 2 आइन जैसी चीजें हैं इनमें तो टर्मिनल कार्बन ही नहीं है, तो इनकी एसिडिटी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, वेरी वेरी लेस हो जाएगी। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में कह रहे हैं भाई इनके पास ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है, तो ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कहा कि अगर H2 या X2 जैसी चीजें यूज कर रहे हैं तो कोई झगड़ा ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई HZ जैसी चीज यूज कर रहे हैं, मतलब एक चीज दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, तो वही मार्कोनिकॉव टाइप का एडिशन होगा। ठीक है ना, अभी आगे चल करके दूसरे एग्जाम्पल में बात करेंगे। ठीक है, पर बताता हूँ मार्कोनिकॉव से मेरा क्या मतलब है। तो ये कह रहे हैं कुछ एडिशन रिएक्शन दे रखे हैं, तो पहला वाला कहा कि भाई एल्काइनली हाइड्रोजन को ऐड किया तो एल्कीन बनी, लेकिन और हाइड्रोजन ऐड होकर के एल्केन बन गए, ये पढ़ ही चुके हैं। ठीक है ना, हेलोजन ऐड करेंगे तो पहले डाई ब्रोमो कंपाउंड बनेगा, लेकिन और ब्रोमीन ऐड होकर के टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे तो एक तो कहीं भी जैसे मान लो यहाँ पे इथाइन पे कर रहे हैं, ठीक है, इथाइन पे कर रहे हैं तो H और Br कहीं पे भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों साइड आइडेंटिकल हैं, तो CH2 CHBr हो गया। ठीक है, अब जब अगला HBr आएगा, ठीक, तो वो जहां पर पहला वाला Br लगा था वहीं पर दूसरा Br लग जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि ये जेम डाई हैलाइड बनाते हैं। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या है? विसिनल डाई हैलाइड का मतलब था कि अगल बगल 2 Br लगे हों, और जेम डाई हैलाइड का मतलब है सेम कार्बन पे 2 Br लगे। ठीक है, जब एडिशन होगा तो जेम डाई हैलाइड्स बनाएंगे, विसिनल डाई हैलाइड नहीं बनाएंगे। अब मैं जो बात कर रहा था मार्कोनिकॉव रूल की, वो ये कह रहा था कि मान लो मेरे पास प्रोपाइन हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और HBr आए, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल क्या था कि जो एडेंडम का नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाता है जहां पर कम हाइड्रोजन है, तो ये पहले पार्ट में 2 ब्रोमोप्रोपीन और दूसरे पार्ट में 2 डाई ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा, ये 1 डाई ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनाएगा। तो जो जेम डाई हैलाइड होंगे उसमें जहां पे कम हाइड्रोजन थे उस कार्बन पे दोनों ब्रोमीन जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब इन्होंने एडिशन ऑफ वाटर नाम की एक चीज कही, तो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो मेरे पास इथाइन था और इसके ऊपर वाटर ऐड करूं तो पहले क्या चीज बनाएगा? एक कंपाउंड होगा इनॉल। इनॉल का मतलब है एल्कीन भी है और एल्कोहल ग्रुप है, तो एक तरफ H चला गया, एक तरफ OH चला गया, तो इनॉल बन गया। अब ये हम लोग आगे चल करके एक किस चीज को बोलते हैं, कहीं साइड में लिखो, ये जो आइसोमेराइजेशन लिखा है
इसके बगल में ब्रैकेट में लिखो कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। ठीक है, तो जो टाउटोमर्स होते हैं वो ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो इजिली इंटर कन्वर्टेबल हो। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स जो कि इजिली इंटर कन्वर्टेबल हो। जैसे मैं कल बात कर रहा था कन्फॉर्मेशंस और आइसोमर्स की, तो मैं क्या कह रहा था, जैसे मेरा हाथ नीचे है और मेरा हाथ ऊपर है, ये आपस में कन्फॉर्मर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला हाथ तोड़ करके इधर लगा लूं, बायां वाला दाएं वाला उल्टा पलट लूं, ये आपस में आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स में क्या होगा, एक तो बात ये हो सकती है कि आइसोमर हाथ तोड़ करके आपस में एक्सचेंज करना मुश्किल काम है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दो आइसोमर ऐसे होते हैं जिनको, जैसे मान लो मैं टी शर्ट पहना हूं तो मेरी जो बटनें हैं सामने आई हुई हैं। अब मैं एक दूसरी बार तुम्हारे पास मिलने आऊं तो मैंने टी शर्ट ही पहनी हुई हो लेकिन ये बटन पीछे कर रखी हो, तो ये काम ऐसा है जो आसानी से किया जा सकता है। मतलब जो दोनों आइसोमर्स के बीच में एनर्जी चेंज डेल्टा एच है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो जो ये इनॉल है ये अपने आप में नॉर्मली स्टेबल नहीं होता है। कभी इनॉल स्टेबल हो जाता है, कभी कीटो स्टेबल हो जाता है। जब कीटो स्टेबल, जब इनॉल स्टेबल होगा तो बताएंगे। यहां देखो डबल बॉन्ड के बगल में जो OH है, जब भी ऐसी चीज होगी तो क्या करेगा, OH का हाइड्रोजन CH2 के पास चला जाएगा। ठीक है, और C डबल बॉन्ड, C का जो डबल बॉन्ड है वो C डबल बॉन्ड O में आ जाएगा। तो क्या हो, कैसे आइसोमरिज्म हो गया कि हाइड्रोजन उधर चला गया, डबल बॉन्ड उधर चला गया, ये इथेनॉल बना लेगा। नहीं, फंक्शनल आइसोमर तो ही है, लेकिन ये अपने आप हो जाते हैं बिना कुछ, मतलब रूम टेम्परेचर पे, इसलिए इनके लिए एक नया नाम दे दिया गया, टाउटोमर। ठीक है ना, और टाउटोमर कैसे टाइटोमर, कीटो इनॉल, जो पहला वाला कंपाउंड था वो इनॉल था, जो एल्डिहाइड है वो कीटो टाइप का ग्रुप है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन को करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल कैटलिस्ट है, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 का मिक्सचर यूज किया जाता है, तब ये काम होता है। ठीक है, ये इसका कैटलिस्ट है, 333 केल्विन टेम्परेचर यूज कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ होता है, इथाइन पे तो कोई झगड़ा नहीं था क्योंकि दोनों कार्बन आइडेंटिकल थे, लेकिन अगर मेरे पास प्रोपाइन होगी तो मैं पूछूंगा कि भाई OH किधर जाए और H किधर जाए। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन की वजह से OH टर्मिनल वाले कार्बन पे नहीं जाएगा, वो बीच वाले कार्बन पे जाएगा, इसलिए ये प्रोपेनल डिहाइड नहीं बनाएगा, प्रोपेनल नहीं बनाएगा, प्रोपेनोन बनाएगा। हाँ बोलो। जहां पे हाइड्रोजन नहीं हो वहां पे OH जाएगा ना? जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे, सब मार्कोनिकॉफ रूल कि जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जाएगा, तो OH सेकेंड कार्बन पे जाएगा प्रोपाइन में, जो कि सिंगल मतलब खाली C वाला है, तो वहां OH जाएगा और फिर वही कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, राइट में CH3 हो जाएगा, तो प्रोपेनोन बनाएगा। तो यहां पर खाली साइड में लिख लो छोटा सा, ओनली इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, ओनली इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, ऑल अदर एल्काइंस गिव्स कीटोन। क्योंकि इथाइन में तो कई कीटोन बना ही नहीं सकते ना, जब दो ही कार्बन तो कीटोन कैसे बनाओगे, कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, लेकिन अदरवाइज मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से हमेशा कीटोन बनेगा। अब लीनियर पॉलीमराइजेशन हो गया, तो जैसे इथीन पॉलीइथीन बना लेती थी, वैसे ही जो ये इथाइन कह लो या एसिटिलीन लोग कहते हैं, वो पॉलीइथाइन या पॉलीएसिटिलीन बना लेती है। तो जो पॉलीइथाइन, जैसे इथीन में क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड बन जाता था। यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट करके, देखो ये कह रहे हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब एक दो कार्बन थे जिनके बीच में C ट्रिपल बॉन्ड C था, उसमें से एक बॉन्ड तोड़ा और साइड वाले कार्बन के साथ बना लिया, ठीक है ना। तो
ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH टाइप की चेन बनाता है, ठीक है। ये जो चेन है ये इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें रेजोनेंस हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। तो अगर तुमको पता हो तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग होती हैं, इसमें से 3 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड होती है और फिर चौथी वैलेंसी डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, उसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। तो जैसे ग्रेफाइट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, वैसे ही ये जो कंपाउंड है पॉली इथाइन या पॉली एसिटिलीन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो नॉर्मली कंडक्टर मेटल्स होते हैं, लेकिन ये पॉलीमर होकर के भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। तो इनका बड़ा प्रैक्टिकल यूज है तमाम तरह की जगहों पे, जहाँ पर हम लोग जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं फोल्डिंग सोलर सेल बना लें। ये सोलर सेल बनाओ तो उसमें समस्या क्या है कि भाई कहाँ लगाएंगे, जहाँ लगाएंगे वहाँ पे इतना जगह घेरता है। तो लोग चाह रहे हैं फोल्डिंग सोलर सेल बना लें, तो जैसे पर्दा है ऐसे मेरा सोलर सेल हो जाएगा। जब अभी धूप निकली हुई है तो ऐसे पर्दा खोल देंगे तो उस पर रोशनी पड़ेगी तो बिजली बनाएगा, और रात हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा, साइड कर देंगे तो जगह नहीं घेरेगा, ठीक। इस तरह की चीज़ें लोग और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए पॉली कंडक्टिंग पॉलीमर चाहिए, उसमें ये सब यूज होते हैं। अब जैसे लीनियर पॉलीमराइजेशन हो रहा था, वैसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब है जुड़ करके कोई साइकिल बना लें। तो उन्होंने कहा कि जो इथाइन है स्पेशली, वो रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ 873 केल्विन पे बेंजीन बना लेती है, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल जुड़ करके उसका C2H2 होता था, 3 मॉलिक्यूल C6H6 बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आया, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, ठीक। तो पहला काम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कन्वर्जन का। हमको कितने ढेर सारे रिएक्शन याद हैं उससे डिपेंडेंट होता है। तो पहले सोचेंगे एसिड का रिएक्शन हमने कौन सा पढ़ रखा है, ठीक है। तो इन्होंने देखो फालतू काम किया, इन्होंने क्या किया, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा के मीथेन बनाई, फिर उसको क्लोरोमीथेन बनाया, और फिर वुड्स रिएक्शन करा के ईथेन बनाई। मैं ये काम नहीं करता, मैं फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा लेता, ठीक है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से डायरेक्टली ईथेन बन जाती। तो लेकिन मैं कैसे सोचूंगा, पहले मुझे अगर इथाइन बनानी है या बेंजीन बनानी है तो मेरे को एक ही रिएक्शन बताया है, इसका मतलब मुझे इथाइन बनाना पड़ेगा, और इथाइन बनाने के लिए मुझे 2 कार्बन वाली कोई चेन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा के डायरेक्ट, या जैसे इन्होंने किया डीकार्बोक्सिलेट करा के मीथेन बनाओ, फिर क्लोरो लगाओ, फिर वुड्स रिएक्शन करा के ईथेन बना लेंगे। अब ईथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे और अल्कोहलिक KOH करेंगे तो इथीन बन जाएगा। फिर इथीन पे 2 ब्रोमीन लगा करके विसिनल डाइहेलाइड बना लेंगे, और विसिनल डाइहेलाइड का पहले अल्कोहलिक KOH से एक HBr हटाएंगे और फिर NaNH2 से दूसरा HBr हटाएंगे, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और उस ट्रिपल बॉन्ड को रेड हॉट आयरन ट्यूब पे 873 केल्विन पे हीट कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। तो तमाम तरह के रिएक्शन जो हमने पढ़े थे वो सारे यहाँ पर यूज हो गए। तो चूंकि मैं इनको पार्ट्स को अलग अलग रखना चाह रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बंद करते हैं। जो बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड है वो अगले वीडियो में करेंगे।